क्या गोल है आपका, किस गोल के हिसाब से किस टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और फाइनली जब आपने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिया कि इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, हाउ डू यू गो अबाउट सिलेक्टिंग द राइट फंड इन दैट कैटेगरी। इन दो चीजों पे अब हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मनदीप है और डेट फंड्स की सीरीज में थर्ड एंड फाइनल वीडियो आ चुका है। पहले वीडियो में आपने देखा था डेट फंड्स क्या होते हैं और आपको क्यों जरूरी होता है डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना। दूसरे में आपने देखा कि डेट फंड्स में कौन से 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं जिसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। एंड थर्ड वीडियो लॉजिकली ये है कि आप बेस्ट डेट फंड्स पिक कैसे कर सकते हो ताकि कम से कम रिस्क उठाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। और अगर आप इसको एक फ्रेंड्स का एपिसोड समझ रहे हो जो किसी भी नंबर से देखना स्टार्ट कर दिया तो समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डेट फंड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपको वो दोनों वीडियो भी देखने चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि डेट फंड्स में भी 10-12% रिटर्न देने की क्षमता है तो आपके पास कोई स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से गोल के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी वाले डेट फंड्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको अपने पैसों का हमेशा टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि आपको पैसा कितने टाइम बाद वापस चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पैसा 3 साल बाद वापस चाहिए तो आप ऐसे डेट फंड्स में इन्वेस्ट करोगे जो फर्दर ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका ड्यूरेशन या मैच्योरिटी 3 साल के आसपास ही हो। और अगर आप ये ड्यूरेशन मैच नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपके रिटर्न्स कम आ जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात करते हैं, अगर आपको पैसा 1 साल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए आपको अभी कहीं से पैसा मिला है और अभी आपको पता नहीं कि इसका करना है क्या, आपको पार्क करना है, पैसा पार्क करना है, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लिक्विड फंड्स आपको मोर ऑफन देन नॉट आपके बैंक के सेविंग्स से ज्यादा रिटर्न देते हैं। बट आपने सेकंड वीडियो में ये भी जाना था कि लिक्विड फंड भले ही 7 से 8% का रिटर्न देते हैं, बट पोस्ट कोविड एरा में ये 3 से 4% का ही रिटर्न दे रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में वापस 7 पे चला जाए, बट अभी के रिटर्न 3 से 4% है। 1 साल के अंदर अंदर पैसा चाहिए, रफली मान लीजिए 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको पैसा चाहिए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट में। अगर आपको पैसा 1 से 3 साल के अंदर अंदर चाहिए तो आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में जा सकते हो या फिर आप शॉर्ट टर्म फंड में जा सकते हो। अब बात करते हैं, पैसा अगर 3 साल के बाद चाहिए, 3 से 5 साल में चाहिए या 5 साल के भी बाद चाहिए, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विटी मार्केट मोस्ट प्रोबेबली डेट फंड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो अगर आपको पैसा जल्दी नहीं चाहिए तो आप उसको इक्विटी में भी रख सकते हो। बट फिर भी आपने वो रूल तो सुना ही होगा, जितनी आपकी एज है उतना परसेंट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का डेट में भी होना चाहिए। तो अगर आप उस पर्पस के लिए रखना चाहते हो या फिर लेट से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे हो या जो भी रीजन है आपको अगर डेट में जाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप बैंकिंग एंड पीएसयू में जा सकते हो या आप गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बहुत अच्छे रिटर्न भी देते हैं, वहां पे क्रेडिट रिस्क भी बहुत कम होता है। और अब हम फाइनली ये भी जानते हैं कि अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट डेट फंड्स कैसे पिक करते हैं। तो हिमांशु की 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही सॉलिड लगी मुझे। वो 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी फॉलो आप करोगे तो आप हमेशा बेस्ट फंड्स पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हिमांशु चेक करते हैं फंड्स की रेटिंग्स, यानी उस फंड्स को 5 में से कितने स्टार मिले हैं। और ये रेटिंग एक पोर्टल से नहीं, हिमांशु ये रेटिंग 3 पोर्टल से चेक करते हैं। तो मैं 3 इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग कंपेयर करता हूँ। पहला क्रिसिल, जो कि मनी कंट्रोल पे ही दिख जाती है। दूसरा वैल्यू रिसर्च। वैल्यू रिसर्च बहुत ही ट्रस्टेड रेटिंग एजेंसी और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कंपनी है जो बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, तो मैं भी उनकी रेटिंग्स देखता हूँ एंड आई हैव हैड गुड एक्सपीरियंस। तीसरा हो गया मॉर्निंगस्टार। मॉर्निंगस्टार इज इक्वली रेप्यूटेड, ग्लोबल कंपनी है, ये रेट करती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो मैं ये 3 एजेंसीज की रेटिंग देखता हूँ, क्रिसिल, वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, आपने रेटिंग देख ली। रेटिंग ये तीनों की अलग अलग मेथोडोलॉजी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि ये रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट इन रेटिंग से आपको अगर कोई 5 स्टार दे रहा है, 4 स्टार दे रहा है, तो एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे हुआ अब तक, इसके पास रिटर्न्स कैसे रहे हैं, ये जो रिटर्न दे रहा है ये फंड, ये उसके कंपैरिजन में कितना रिस्क ले रहा है। तो ये जो रेटिंग्स होती है ये क्या देखते हैं कि आप जो एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं। तो ओवरऑल ये 3 अलग अलग एजेंसी की रेटिंग से आपको आइडिया लग जाता है। तो अगर कोई फंड इन तीनों ही पोर्टल में कॉमन है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये इक्विटी से डिफरेंट काम करता है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM
ये काफी जरूरी है और ये इक्विटी से थोड़ा डिफरेंट काम करता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है तो इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन दैट फंड। बिकॉज मान लीजिए आपका 30,000 करोड़ का फंड है और आपको एक जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली, एक छोटी सी कंपनी है 300 करोड़ मार्केट कैप की, और उसने उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने उस कंपनी के से 5% शेयर खरीद लिया। 300 करोड़ की कंपनी थी, 5% शेयर खरीद लिए 15 करोड़ रुपए। अब जो 15 करोड़ रुपए के शेयर हैं ये एक साल में डबल हो गए या 6 महीने में डबल हो गए। तो ये 15 करोड़ तो 30 करोड़ हो गए, बट पूरा फंड कितना बड़ा था? 30,000 करोड़ का फंड था। उसमें अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट 15 से 30 हो गई तो हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। तो जब फंड जितना बड़ा होता जाता है इक्विटी का, उसका जो रिटर्न आपको देने की कैपेबिलिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज वो छोटी छोटी मिलती है, इतनी बड़ी नहीं मिलती। रिलायंस डबल नहीं हो जाएगा 6 महीने में, HUL डबल नहीं हो जाएगा, आपकी छोटी छोटी कंपनी आपको बड़ा रिटर्न देंगी। तो उस केस में डाउटफुल होता है कि AUM बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा डिफरेंट है। डेट में आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर किसी फंड का AUM बहुत ज्यादा है तो इट इज अ गुड बेट, बिकॉज 2 रीजन है। एक तो वो ये शो करता है कि कितने ज्यादा लोगों ने उसको ट्रस्ट किया, कितने लोगों ने उसमें पैसा डाला है। दिस इज सेम लाइक रिव्यूज कि इतने लोग एंडोर्स कर रहे हैं इसको। दूसरा, जितना बड़ा फंड होता है उतनी बड़ी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है बड़े बड़े बॉन्ड्स लेने की। तो जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स या RBI जब बॉन्ड्स रिलीज करते हैं तो हर किसी को नहीं मिल जाते, इसलिए सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो लोग सीधा RBI से नहीं ले सकते वो सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं। तो होता क्या है कि जितना बड़ा फंड होगा उतनी बड़ी उसके पास कैपेबिलिटी होती है बड़े बड़े बॉन्ड्स, बड़े बड़े ट्रेजरी बिल्स RBI से उठाने की। तो एक तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाने का स्ट्रेंथ होता है, दूसरा ज्यादा लोगों ने उसको ट्रस्ट किया है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। इसलिए AUM दूसरी चीज मैं देखता हूँ जो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि डेट फंड में जिसका AUM ज्यादा है वो अच्छा फंड है, और इक्विटी में जिसका AUM ज्यादा है वो इतना अच्छा फंड नहीं है कंपैरेटिवली। उसके बाद एक ऑब्वियस सा पैरामीटर है, पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ेगी कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। और अभी के टाइम में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी इसलिए हो सकता है क्योंकि कोविड का मार्केट क्रैश को कौन से फंड ने सबसे अच्छी तरह से हैंडल किया है वो भी आपको पता चल सकता है। चौथी चीज मैं देखता हूँ उसकी रिस्क मैट्रिक्स। तो हमने जो रिस्क डिस्कस किए थे कि क्रेडिट रिस्क होता है और इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, ये दोनों टाइप के रिस्क कैसे हैं, लो मीडियम हाई, ये दोनों रिस्क इस म्यूचुअल फंड के लिए कैसे हैं, तो मैं ये रिस्क मैट्रिक्स देखता हूँ। पांचवी चीज मैं देखता हूँ समथिंग कॉल्ड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम अभी देखेंगे अपने लाइव डेमो में। उसमें हम क्या देखते हैं कि इस फंड का कितना ड्यूरेशन अभी बचा हुआ है, जिस इंस्ट्रूमेंट्स में इसने इन्वेस्ट किया है उससे हमें क्या पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा होगा इस फंड का। अगर किसी फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6 साल है वर्सेस 2 साल है, तो अगर इंटरेस्ट रेट में श्योर नहीं भी हूं कि यार बढ़ेंगे या कम होंगे, जो 2 साल वाला है उस पर बहुत कम असर पड़ेगा, 6 साल वाले पे ज्यादा पड़ेगा। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन। एंड लास्ट चीज, जो 6th चीज मैं देखता हूँ वो है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की क्या हिस्ट्री रही है, फंड मैनेजर ने और कौन कौन से फंड किए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फंड का फंड मैनेजर कितने टाइम से इस फंड को चला रहा है। ये इक्विटी में ज्यादा वैलिड होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट डेट में भी ये काफी हद तक वैलिड होता है क्योंकि आपको किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, कब सेकेंडरी मार्केट में खरीदना है, कब बेचना है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर का डिसीजन होता है। तो अगर किसी फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट 5 साल में, रेटिंग्स अच्छी हैं, बट उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत रिसेंटली चेंज हुआ है, I would like to test that mutual fund manager for some time before I invest money in that fund, because अब ये वो फंड नहीं है जो मुझे रिटर्न दिख रहे थे, वो पिछले फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस था। अगर 2 महीने पहले इसका फंड मैनेजर चेंज हुआ है तो ये वो फंड है ही नहीं, ये अब एक दूसरा फंड है, क्योंकि इसकी अब मेथोडोलॉजी इस फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगी। तो वो 6 चीज है जो मैं देखता हूँ। अब थ्योरी बहुत हो गई, प्रैक्टिकल करते हैं। तो 2 एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल ये है कि अगर आप गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेस्ट गिल्ट फंड कैसे ढूंढना है। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स पे अपन काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, मनी कंट्रोल और मॉर्निंग स्टार पे म्यूचुअल फंड्स का पेज कैसे ओपन करना है आपको। तो आप valueresearchonline.com पर जाएंगे, वहां से आप फंड्स पे जाएंगे, थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। यहां पर आपको टेबल में से गिल्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम गिल्ट फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारे के सारे गिल्ट फंड्स दिख जाएंगे। अब आपको लगाने हैं थोड़े से फिल्टर्स। तो आपको लेफ्ट साइड में फिल्टर्स दिखेंगे, यहां पर आप रेगुलर को अनचेक कर दीजिए, हम सारे के सारे डायरेक्ट प्लान्स देखेंगे। और उसके बाद 5 और 4 स्टार्स को छोड़कर बाकी सारे स्टार्स को अनचेक कर देंगे क्योंकि हमें
लो क्वालिटी डेट फंड से ज़्यादा मतलब नहीं है। या फिर आप टॉप पर जाकर कुछ फिल्टर्स रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं रेगुलर को रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको गिनती के 7 डेट फंड्स दिख रहे हैं जो टॉप रेटेड है valueresearchonline.com पे। उसके बाद हम जाते हैं moneycontrol.com पे, वहाँ पर हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज आपको दिखेंगी। यहाँ पर आपको डेट ढूंढना है और देखिए यहाँ पर लिखा है डेट गिल्ड फंड्स। इसको हमने ओपन कर लिया और अच्छी बात यह है कि इसकी जो रैंकिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको शुरुआत में ही 5 स्टार और 4 स्टार डेट फंड्स दिख जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइनली morningstar.in पे और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बहुत ही छोटा सा, स्क्रीन म्यूचुअल फंड्स। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन करने से पहले आपसे कैटेगरीज पूछी जा रही हैं, तो मॉर्निंगस्टार कैटेगरी में हम गवर्नमेंट बॉन्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 5 स्टार और 4 स्टार को तो चेक कर देंगे, बट बाकी सारे स्टार्स को हम इग्नोर कर देंगे और उसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर भी सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स खुल गए हैं जिनकी 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग है और जो गिल्ड फंड्स हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों लिस्ट में 5 और 4 स्टार में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स कॉमन हैं। उसके बाद सिर्फ उन्हीं को आगे स्टडी करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे देखिए DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, निप्पॉन। ओके, अब क्रिसिल में देखते हैं। क्रिसिल में DSP, निप्पॉन दोनों 4 हैं, यहाँ पे जो दोनों 5 थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्रिसिल ने 5 स्टार सिर्फ एक को ही दिया है, ईडलवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मुझे ईडलवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे दिख रहा है 4 स्टार। ठीक है, ओके, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए हल्का सा रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बस 63 करोड़ है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। तो ये एक छोटा सा रेड फ्लैग है, हम इस पे आएंगे थोड़ी देर में। मॉर्निंगस्टार, इसमें यहाँ पे कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि डायरेक्ट का फिल्टर कर दीजिए या रेगुलर का, या फिर मुझे सिर्फ ग्रोथ फंड चाहिए, तो इसमें आपको रिपीटेशन बहुत दिखता है। बट आप देख सकते हैं कि IDFC का जो है उसको 5 स्टार है, कोटक गिल्ड, निप्पॉन, तो ये 3 फंड्स को आप देख सकते हैं कि 5 स्टार है। तो यहाँ पे अभी अगर हमको एक शॉर्टलिस्ट बनानी है तो शॉर्टलिस्ट हम बना सकते हैं DSP की, क्योंकि DSP 5 स्टार इधर है, 4 स्टार क्रिसिल में, और इसमें नहीं है, तो DSP फॉर नाउ इज आउट फॉर मी। ओके, निप्पॉन देखते हैं। निप्पॉन 5 स्टार इन वैल्यू रिसर्च, 4 स्टार इन क्रिसिल एंड 5 स्टार इन मॉर्निंगस्टार। तो निप्पॉन को मैं अभी के लिए शॉर्टलिस्ट करूंगा। सिमिलरली आप सेम तरीका यूज करके और भी देख सकते हैं। अब मैं क्या चेक करूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। तो मनी कंट्रोल पे आप जाके यहाँ पे SIP रिटर्न्स पे क्लिक कर सकते हैं। SIP रिटर्न्स में मैं अगेन इसको सॉर्ट कर लेता हूँ डिसेंडिंग में। तो 1 साल के SIPs में IDFC 4 स्टार जो था, काफी अच्छे सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, 1000 करोड़ के ऊपर का है। 2 ईयर में मैं अगर सॉर्ट करूं, ओके, फिर से IDFC, आप इसका एक बार रिटर्न देखिए, 18.5% रिटर्न, डेट फंड है। 3 साल का रिटर्न देखिए, 3 साल का अगर मैं सॉर्ट करूं, फिर भी IDFC सबसे ऊपर है। तो अभी तक की हमारी समरी में क्या रहा है, IDFC 4 स्टार है, यहाँ पे 4 स्टार है, यहाँ पे 5 स्टार है, और उसके रिटर्न सबसे अच्छे रहे अभी तक में। तो हमने 2 चीजें चेक कर ली हैं। तीसरी चीज मैं क्या चेक करूंगा कि हमको जो जो फंड्स अच्छे लग रहे थे, मान लीजिए जैसे निप्पॉन एक हमको सही लगा, IDFC भी सही लगा, इन दोनों के मैंने पेजेस खोल लिए हैं वैल्यू रिसर्च के। अब मैं नीचे जाके चेक करूंगा, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स दिखती है। क्रेडिट क्वालिटी आप देख सकते हैं हाई है, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ये भी हाई है। तो क्रेडिट क्वालिटी हाई होना तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी हाई होना अच्छी बात नहीं है। बट ये हाई आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि ये एक गिल्ड फंड है, हमने कैटेगरी ही ऐसी चूज की है जो बाय डेफिनेशन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करती है। तो इनका ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी ही। बट हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम और जाएंगे। तो उस केस में ये जो वॉलेटिलिटी है ये आपके फेवर में काम करेगी। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि अगर कितना ज्यादा ये फ्लक्चुएट करेगा इंटरेस्ट रेट चेंज। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, रेट कम होंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, और रेट बढ़ेंगे तो रिटर्न कम भी मिलेगा। बट क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं कि रेट कम होने वाले हैं तो ये अच्छा बेट है। अभी एक IMF का सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जब भी पैंडेमिक्स हुए हैं या जब भी मेजर ग्लोबल क्राइसिस हुए हैं, उसके अगले 10 से 20 साल तक इंटरेस्ट रेट्स गिरे ही हैं, क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी काफी स्लैश कर दिए, काफी ज्यादा स्लैश कर दिए इंटरेस्ट रेट्स। तो अब ये गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि यहाँ पे और गिरेंगे रेट्स या अब बॉटम आउट हो चुके हैं। बढ़ेंगे इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट और कितने गिरेंगे ये एक गैस है जिसपे लोग
लोगों के स्प्लिट ओपिनियंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि और इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो गिल्ड फंड एक अच्छी कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम फिर से स्क्रीन पे अब देख पा रहे हैं, हमने अभी तक क्या देखा था कि निप्पॉन एक ऐसा फंड है, निप्पॉन और आईडीएफसी, जो तीनों पोर्टल्स में अच्छी रेटिंग्स हैं जिनकी। और निप्पॉन का एक बार हम देख लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना था, 1400 करोड़। तो ये भी काफी हाई है, अच्छा है इसकी कैटेगरी में। निप्पॉन इधर लाई करता है हाई क्रेडिट क्वालिटी, हाई इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, और ये भी फॉर श्योर आईडीएफसी भी उधर ही लाई करेगा क्योंकि ये भी एक गिल्ड फंड ही है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन, निप्पॉन का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 6.12, आईडीएफसी का है 5.55। इसका क्या मतलब होता है कि इवन दो अब ये लो मीडियम हाई तो बहुत ही ब्रॉड बकेट्स हो गए, लो मीडियम हाई, तो अभी हमको क्या पता चला है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है वो दोनों का हाई है। बट ये जो निप्पॉन का फंड है इसका ये ज्यादा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है। जितना ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है उतना ज्यादा फंड इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव होता है। तो ये हमने देख लिया कि निप्पॉन ज्यादा सेंसिटिव है, आईडीएफसी ज्यादा सेंसिटिव, कम सेंसिटिव है उससे। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली ये होता है कि इस फंड ने जितने भी सिक्योरिटीज है, जैसे इस फंड ने सिर्फ 4 सिक्योरिटीज ली हैं, नीचे दिख भी जाएगा आपको, चारों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज हैं। ये इन्होंने लिया हुआ था 6.79% का कूपन है पहला वाला, दूसरा है 7.26 का। ये 4 जो कूपन इन्होंने लिए थे, इनका अगर ये सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेचते हैं तो, और अगर ये इनका जो बॉन्ड्स का रिटर्न इनको आता रहता है तो इनको मोटा मोटा 6% का रिटर्न मिलेगा। ये इसका यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है। तो अब हमने इनकी फैक्ट शीट भी देख ली, इनका हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देख लिया, हमने रिस्क मैट्रिक्स भी देख लिया, हमने पास्ट परफॉर्मेंस भी देख ली। लास्ट चीज जो हम चेक करेंगे वो है फंड मैनेजर। तो सेम पेज जो वैल्यू रिसर्च का पेज हमने खोला था, हम सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये निप्पॉन का है। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज देखिए, वैल्यू रिसर्च के पेज पे मैंने देखा कि ये जो फंड मैनेजर है इनको तो अभी 1 ही महीना हुआ है ये फंड मैनेज करते हुए। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस होऊंगा, मैं इस फंड में शायद अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जो भी हमने इसके बारे में अच्छी चीजें देखी हैं, जो हमने पास्ट रिटर्न देखे हैं, वो किसी और का परफॉर्मेंस था। अब फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं, तो इस वजह से अब मैं जो मेरा दूसरा बेस्ट ऑप्शन था उस पे जाऊंगा, जो आईडीएफसी है। आईडीएफसी पे मैं जाके क्या देख रहा हूँ, ये जो फंड मैनेजर हैं ये 2013 से हैं, वो 7 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो इंसान, जिस टीम ने ये रिटर्न अचीव किए हैं, वही टीम, वही मैनेजर अब मेरा पैसा भी मैनेज करने वाला है। तो आई एम इन सेफ हैंड। तो ये जो 6 चेक हमने किए, इससे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि एज ऑफ नाउ अगर मुझे गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसे आईडीएफसी में इन्वेस्ट करूंगा, आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में। और बाकी सारे आप खुद ही ये 3 पोर्टल खोलेंगे तो आपको रीजन दिख जाएंगे। ईडल वाइज यहाँ पे देखिए 5 स्टार रेटेड था क्रिसिल का, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बना था। बट जब मैंने देखा कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 63 करोड़ है तो मेरे लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग हुआ। फिर मैं गया मॉर्निंग स्टार पे तो मुझे ईडल वाइज दिखा भी नहीं, तो आई जस्ट ड्रॉप्ड इट। तो अब अगर आप ये 6 क्राइटेरिया को आइटरेटिवली यूज करके इन तीनों पोर्टल्स पे नंबर्स प्ले अराउंड करेंगे तो यू कैन चूज अ फंड। तो अगर आपको गिल्ड फंड चूज करना है आज की डेट में तो रिजल्ट अपने सामने निकल कर आया, बेस्ट गिल्ड फंड है अभी आईडीएफसी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और फिर कोई और कैटेगरी का फंड अगर आपको ढूंढना है तो आप वो आराम से ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीएसयू एंड बैंकिंग फंड। ये मेरे मोस्ट फेवरेट कैटेगरी हैं टू इन्वेस्ट अगर आपका मेच्योरिटी पीरियड आपको चाहिए 1 से 3 साल के बीच में, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी क्रेडिट क्वालिटी देते हैं, क्योंकि बैंकिंग और पीएसयूज में इन्वेस्ट करते हैं और इनके रिटर्न्स भी अच्छे रहें। तो सबसे पहले मैं तीनों के रेटिंग चेक करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी वैल्यू रिसर्च का फिल्टर लगा रखा है, बैंकिंग पीएसयू पे टिक किया हुआ है मैंने। सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स देखता हूँ, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि रेगुलर्स में इन्वेस्ट हम क्यों करें, हम ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों पे करें, तो हम सिर्फ डायरेक्ट में करते हैं। 5 और 4 स्टार पे ही फिल्टर लगा हुआ है मैंने, तो ये बस 5 ही फंड मेरे पास आ रहे हैं बैंकिंग और पीएसयू के। अब मैं जाता हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने यहाँ पे भी बैंकिंग और पीएसयू सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 4 स्टार। मैं मॉर्निंग स्टार पे जा रहा हूँ, इन्होंने भी बैंकिंग पीएसयू मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्रिसिल की रेटिंग से स्टार्ट करते हैं। ईडल वाइज 5 स्टार रेटेड है यहाँ पे क्रिसिल में, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में ईडल वाइज देखिए बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5 स्टार रेटेड है, ओके, अच्छा फंड लग रहा है। वैल्यू रिसर्च पे आते हैं। वैल्यू रिसर्च पे ईडल वाइज है ही नहीं, तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। एक्सिस, एलआईसी, आईडीएफसी, कोटक, निप्पॉन, ये 5 फंड्स हैं जो वैल्यू रिसर्च बोल रहा है 4 और 5 स्टार हुआ है। यहाँ पे भी हम हाई हमने देखा, ईडल वाइज तो हमने डिस्कार्ड कर दिया है। टीएसपी, आईडीएफसी,
निप्पॉन, SBI, ये 4 ऑप्शन बचे हैं। DSP नहीं है कि निप्पॉन और IDFC, ये 2 फंड कॉमन मिले हमें 4 स्टार एंड अबव, वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल में, निप्पॉन और IDFC। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार में निप्पॉन और IDFC है क्या। IDFC हमें दिख रहा है और निप्पॉन भी हमें दिख रहा है 5 स्टार। तो एज ऑफ नाउ ये दोनों फंड्स काफी सही लग रहे हैं। एक्सिस जो कि 5 स्टार रेटेड है यहाँ पे, बट क्रिसिल में एक्सिस 3 स्टार है, तो मेरे लिए ये उतना फ्रंट लाइन पे नहीं रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे फंड शॉर्टलिस्ट करूँ कि ये तीनों में 4 स्टार अबव है। तो ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1, हमने देख लिया कि कौन से ऐसे फंड हैं जो तीनों में 4 स्टार अबव पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट चेक पे, जो कि है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM से मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, तो IDFC इज द बिगेस्ट फंड इन दिस कैटेगरी, 17,000 करोड़ का, तो ये एक पॉजिटिव है मेरे लिए। देखते हैं निप्पॉन कैसा है। निप्पॉन का 5,200 है, विच इज लाइक 1/3 ऑफ IDFC, बट नॉट बैड। तो ये हमारा दूसरा चेक हुआ, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तीसरा हम चेक करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। तो ये मैं मनी कंट्रोल पे SIP रिटर्न्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि 1 साल की SIPs में ईडल वाइज हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, बट उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स IDFC दे रहा है। व्हाट अबाउट 2 years? और निप्पॉन भी उससे बहुत पीछे नहीं है, निप्पॉन जस्ट IDFC के बाद ही है, तो इट इज नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। इवन 2 years में IDFC और निप्पॉन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ही हैं, एंड 3 साल में भी। अब हम लोग रिस्क मैट्रिक्स देखते हैं। इसका रिस्क मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, ठीक है, इन क्रेडिट हाई है, इंटरेस्ट रेट मीडियम है, ठीक है। निप्पॉन का हम चेक कर रहे हैं, इसका भी सेम ही कंडीशन। इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.7 है और IDFC का 2.3 है। यहाँ पे IDFC को थोड़ा सा एज मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमने देखा रिटर्न्स में IDFC बेटर था 1-2% से। हमने देखा एसेट अंडर मैनेजमेंट में IDFC बेटर था 3 times। और अब हम देख रहे हैं कि इवन दो ये जो मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हो, दोनों का सेम ही मार्क है, हाई क्रेडिट क्वालिटी एंड मीडियम इंटरेस्ट रेट। बट इस मीडियम में भी अगर आपको नुआंस चाहिए तो इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन IDFC का कम है, विच इज गुड फॉर मी। वो कम वॉलेटाइल होगा इंटरेस्ट रेट से। तो ये हमने 4th चीज और 5th चीज देखी, रिस्क मैट्रिक्स एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनके फंड मैनेजर्स। तो IDFC पे मैं नीचे गया हूँ, इसके फंड मैनेजर 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो 3 साल से मैनेज कर रहे हैं, नॉट बैड। निप्पॉन में मैं गया तो यहाँ पे फिर से सेम चीज मुझे देखने को मिल रही है। एक फंड मैनेजर तो 1 महीना ही हुआ है, और जो दूसरे फंड मैनेजर हैं उनको करीब करीब 6 महीने हुए हैं अभी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आई वुड इन्वेस्ट इन IDFC का फंड, IDFC का बैंकिंग एंड PSU फंड। अब आपने ये जान लिया कि बेस्ट डेट फंड्स पिक कैसे करते हैं। आपको हर 6 महीने में अपनी डेट इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट करके ये देखना भी चाहिए कि आज की डेट में आपके डिसीजंस अभी भी वैलिड हैं या नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट में जो भी बदलाव होते हैं आपको उससे अपडेटेड हमेशा रहना चाहिए। अब इससे पहले कि आप जाएं और इन्वेस्ट करें, 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्ट करने की ऐप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप उसको इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी म्यूचुअल फंड्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आपको ये पता होना चाहिए कि डेट इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कॉन्ट्ररी टू इक्विटी 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर कैपिटल गेन नहीं बनता है। डेट फंड्स में आपको 3 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आपको कैपिटल गेन बनता है, और उस कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन मतलब आपकी जो डेट फंड्स खरीदने की कॉस्ट है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, ताकि आपका जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है वो कम शो हो, आप उस पर कम टैक्स भरें। तो ये आपके फायदे की बात है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यानी अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हो, तो वो गेन आपका इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको साथ में ध्यान हमेशा रखनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इसको शेयर भी करिए, और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दें। बाय।